वेलकम टू योर ओन चैनल जय महादेव अकेडमी लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जय महादेव अकेडमी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो सेशन में, जो कि आपका थर्ड चैप्टर है, 11th क्लास के थर्ड चैप्टर, और आपकी बुक है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल का आपका एक चैप्टर है डिस्कवरिंग टुट नाम से। समटाइम आप प्रोनाउंसिएशन टट भी सुनते होंगे और टुट भी सुनते होंगे, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। एक्चुअली ये वर्ड है इजिप्ट लैंग्वेज का। भाई जाहिर सी बात है, द होल स्टोरी इज बेस्ड ऑन द इजिप्शियन मैथोलॉजी। इजिप्ट की मैथोलॉजी और इजिप्ट के संस्कृति से रिलेटेड ये स्टोरी है। क्या था क्या नहीं हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया को एक सिस्टमेटिक वे में माना जाता है तब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ। मतलब ईसा मसीह के बाद हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया, पढ़ा गया, और एक इतिहास जो हमें मिलता है, एक सिस्टमेटिक इतिहास जो हमें मिलता है, वो हमें ईसा मसीह के टाइम से मिलता है। उसके बाद ठीक है, ईसा मसीह के बाद के समय को एडी कहते हैं और ईसा मसीह के पहले के समय को बीसी कहा जाता था। ये स्टोरी ईसा मसीह के जन्म के कई सौ साल पहले की है। ठीक है, कई सौ, मतलब शायद अभी आपके सामने ईयर भी आ जाएगा। तो ये स्टोरी है इजिप्शियन सिविलाइजेशन की। फिर से एक बार बता दें, क्लास 11th हॉर्नबिल में आपका एक थर्ड चैप्टर है डिस्कवरिंग टट। ठीक है, द सागा कंटिन्यूज पूरा इसका टाइटल है, जो कि आपके सामने पूरा टाइटल लिखा नहीं है। हमारे जो कंप्यूटर महोदय हैं थोड़े से नशेड़ी किस्म के हैं, उनको कितनी बार कहा गया है लेकिन उनको नहीं समझ में आता है, तो क्या किया जाए। द सागा कंटिन्यूज उनको दिखाई नहीं देता असल में, वो पूछते हैं सर कहाँ लिखा है। तो ये है पूरा टाइटल आपका चैप्टर का नाम, द सागा कंटिन्यूज। आई होप दिखाई दे रहा होगा। ये बाद में आपके पूरा चैप्टर है डिस्कवरिंग टट। ये मेन टाइटल ऊपर दे दिया गया, उसके नीचे द सागा कंटिन्यूज। तो पहले तो हम ये बात समझ लें कि व्हाट डज द टाइटल मीन। टाइटल का मतलब क्या निकल के आता है। डिस्कवरिंग का मतलब खोजना, टट का मतलब यहाँ पर एक किंग है, किंग का नाम है टट, और उसका पूरा नाम क्या है वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अभी छोटा सा इंफॉर्मेशन देंगे, पहले टाइटल समझ लीजिए। तो डिस्कवरिंग टट मतलब एक राजा की खोज। राजा की खोज नहीं, एक्चुअल में राजा के मम्मी की खोज की गई। ठीक है, और द सागा कंटिन्यूज का मतलब निकलता है, सागा मतलब होता है एक बड़ी कहानियां। जैसे हम लोग ओरल कुछ स्टोरीज सुना करते थे महायोद्धाओं की, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की, उन कहानियों को सागा कहा जाता है, जो कि कंटिन्यू आज तक समझी जाती है, सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, बोली जाती है। मतलब जो उस टाइम के राजा महाराजा थे, आज भी यहाँ के, आज हम लोग तो 2021 में आज भी उन लोगों को जानते हैं। तो इसका मतलब वो स्टोरीज आज भी चलती चली आ रही हैं, तो इसीलिए कंटिन्यूज वर्ड आगे ऐड कर दिया गया था। सागा कंटिन्यूज, वो स्टोरी आज भी चलती चली आ रही। किसके बारे में? डिस्कवरिंग टट के बारे में, जो टट नाम का एक राजा था। चलिए अब बात करते हैं इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन की। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अबाउट द ऑथर छोड़ दीजिए, आपके मतलब का नहीं है। तो डिस्कवरिंग टट हम लोग ने सुना होगा कि इंडियन सिविलाइजेशन बहुत ही पुरानी सभ्यता मानी जाती है। उसी तरीके से रोमन सिविलाइजेशन है, उसी तरीके से ग्रीक सिविलाइजेशन है, उसी तरीके से आपका इजिप्शियन सिविलाइजेशन है। इजिप्ट जो कि एक इंग्लिश वर्ड दे दिया गया है इजिप्ट, एक्चुअल में अगर इसे हिंदी में आप समझें तो आप मिस्र जानते होंगे, जहां पर पिरामिड्स बड़े मशहूर होते हैं, है ना। मिस्र के पिरामिड आपने बहुत सी फिल्मों में शूटिंग भी देखी होगी, वहाँ पिरामिड बने हुए हैं और बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग जो है वहाँ पर फिल्माए जाते हैं। बहरहाल, तो वहाँ की अपनी एक सभ्यता है, हमारे देश की अपनी एक सभ्यता है। हमारी देश की सभ्यता भी बहुत पुरानी है, लेकिन माना जाता है इससे भी कहीं पुरानी ज्यादा ग्रीक और इजिप्शियन सिविलाइजेशन है। उस टाइम पर आपने शायद एक फिल्म देखी होगी, द ममी नाम से आई थी, एक फिल्म आई थी हॉलीवुड में, है ना। हाँ, मेरे ख्याल से हॉलीवुड में आई थी। तो हॉलीवुड में ममी के ऊपर एक फिल्म बनाई गई, और कई फिल्में, एक नहीं, हमें जहां तक ख्याल है हमने द ममी फिल्म देखी और आप लोगों ने भी देखी होगी। ममी क्या होता है, एक बॉडी होती है, मर जाती है जब कोई इंसान, उसकी डेड बॉडी को मलहम पट्टी करते हुए, मलहम न लगाते बिना पट्टी कराते हुए, और चेजिन नाम का एक लुआब होता है, चेजिन नाम का एक पदार्थ निकलता है, एक पेड़, चीड़ का पेड़ आपने देखा हो। तो चीड़ के पेड़ से जो पदार्थ निकलता है, चिकना चिकना सा, लिबलिबा सा, उससे जो है उस पूरी बॉडी को पट्टी लगा करके चिपका दिया जाता है, कवरिंग बना दी जाती है फॉर लॉन्गर एंड फॉर द ग्रैंडूअर ऑफ द सिविलाइजेशन। मतलब हमारे यहाँ राजा महाराजा रहे तो उनके मकबरे बनाए गए जिस तरीके से, तो वहां भी मकबरे बनते थे, लेकिन उनके मकबरे बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग होता था। हमारे यहाँ तो भाई डेड बॉडी को जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है हिंदू मुस्लिम में, लेकिन उनकी जो सिविलाइजेशन है थोड़ी अजीबोगरीब है। उनके जो राजा महाराजा रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता, संरक्षित करके रखा जाता,
था। इतनी बात समझ में आई? तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे और इस स्टोरी को फिर स्टार्ट करेंगे। पीछे है इसका थोड़ा सा हमने हैंड रिटन बैकग्राउंड लिख दिया, इंपॉर्टेंट इन्फो है जो आपके बारे में आपको जानना चाहिए इस चैप्टर के बारे में। नंबर 1 देखते हैं, ये जो टट नाम का व्यक्ति है इसका पूरा नाम है टूटनखामन। टूटनखामन, तो वहीं से टूटनखामन नाम से ही उसमें से खैनम वर्ड को हटा दिया गया और टुट वर्ड ले लिया है, एनखामन वर्ड को हटा दिया गया, जिसको आप एलियास का मतलब उपनाम होता है, एलियास जैसे उर्फ लगाते हैं ना आप। जितने भी जो ग्रीक इजिप्शियन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तो उनके आगे फराव शब्द लगाया जाता है। फराव क्या होता है एक्चुअल में? हाँ, अपने क्या नाम उनका, मेरे ख्याल से इस्लामिक स्टोरी है, इस्लामिक स्टोरी से ये बिलोंग करती है। तो मेरे ख्याल से मूसा नाम अगर आपने शायद कभी सुना हो, तो जब उस टाइम की कहानी यहाँ से हजारों साल पुरानी, ईसा मसीह के समय से भी पहले, तो उस टाइम पर जो मूसा है जो इस्लामिक प्रोफेट माने जाते हैं, जैसे मोहम्मद जो नाम आता है तो वो भी इस्लामिक प्रोफेट है, इस्लाम के प्रोफेट है। उसी तरह एक मूसा, उसी तरह ईसा जो ईसा मसीह कहा जाता है, तो ईसा मसीह भी इस्लामिक प्रोफेट है। बाद में वो क्रिश्चियन मानने लगे तो वो अलग हो गया फिर मूसा। तो वहां पर उस लैंग्वेज में उनको फराव कहा जाता था, जो कि मूसा का दुश्मन हुआ करता था। ये एक राजा था, बहुत ही क्रूअल राजा था फराव। और उसकी फैमिली में जितने भी लोग पैदा हुए, जितने भी वो कैटेगरी बनती चली गई, मतलब राजा दर राजा उसकी फैमिली से, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सबको फराव कहा जाता था। आपने अब एक शब्द हम आपको बताते हैं, फराव शब्द को अगर आप फिरौन शब्द से, फिरौन शब्द से जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये फिरौन शब्द जो है, सॉरी फिरऔन लिख दिया हमने, आई एम सो सॉरी, ठीक है। फिरौन शब्द ये इस्लामिक वर्ड है जो कि कुरान में मिलता है, ठीक है। और कुरान में लोग कहते हैं कि मोहम्मद के बाद की कहानी, बाद की बातें हैं, या मोहम्मद के बाद के समय की बातें हैं, ऐसा नहीं है। उसमें हजारों साल पुराना, इसमें आपको देखना पड़ेगा। देखिए, बर्थ इनकी हुई थी 1341 बीसी में और डेथ इनकी हुई थी 1321 ईस्वी में। बहरहाल इसकी बाद में बात करेंगे। ये जो टाइम पीरियड दिया हुआ 1341 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बच्चों ये भी समझ लेना। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट से पहले, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ये क्राइस्ट का मतलब क्या होता है? ईसा मसीह को ही दूसरा नाम है क्राइस्ट। क्राइस्ट नाम उन्हीं को रिलेट करता है, बिफोर क्राइस्ट। और एनी डोमिनी, एडी का मतलब होता है एनी डोमिनी, जो कि यहाँ पर बीसी में खत्म हो गए थे, तो ईसा मसीह के बाद के समय को एनी डोमिनी कहा जाता है, जो कि उन्हीं का ही नाम माना जाता है, ठीक है। बहरहाल, तो फिरौन शब्द ये जो आया था, ये फराव जो राजा हुआ करते थे ईसा मसीह के भी जमाने से 1000, 1500, 2000 साल पुरानी बात है। इस्लाम कब आया? 570 ईस्वी में, ठीक है। मोहम्मद पैगंबर की पैदाइश हुई, सभी जानते हैं। फिर कहा जाता है ये, तो अब आप सोचिए उस टाइम की बात कुरान में लिखी, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा है पुराने जमाने से भी। तो ये जो फिरौन शब्द है कुरान में आया, फिरौन जो है उस वक्त एक राजा था जो कि बहुत ही क्रूअल राजा था, बहुत निर्दयी और क्रूरता उसके अंदर बहुत भरी हुई थी। तो उस टाइम पर एक प्रॉफिट भेजे गए, जैसे कि हर एक समय अंतराल के बाद जो है एक प्रॉफिट को भेजा जाता है, और मतलब बुराइयों से लड़ने के लिए, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे कोई भी धर्म हो। तो जब बुराइयां जमाने में या दुनिया में फैल जाती है तो उसको रोकने के लिए कुछ प्रॉफिट्स, कुछ पैगंबर, कुछ देवता, आप देवदूत कह सकते हैं, देवता भेजे जाते रहे हैं इस धरती पर। और फिलहाल पिछले कुछ सालों से तो देवता आते आते नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि भगवान ने भी कहा वैसा है, खत्म हो जाओ, क्योंकि बहुत समय हो गया दुनिया को अंत का। तो उस टाइम पर जो फिरौन था, उनके समय एक देवता या पैगंबर या प्रॉफिट आप कह लीजिए, जिनका नाम है मूसा, उनको भेजा गया था। तो उनके बीच की बड़ी लंबी कहानी जो कि आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, वहीं से ये कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो उस साम्राज्य का, इस साम्राज्य का जो रॉयल फैमिली के साम्राज्य का फराव जो फैमिली थी, रॉयल फैमिली थी, इस साम्राज्य का अंतिम शासक एक था टुट, जिसका नाम था टुटनखामन। ये नाम था अंतिम सम्राट का। उस सम्राट की उम्र केवल 20 साल ही थी और वो खत्म हो गया। 1341 में पैदाइश हुई, 1321 में वो खत्म हो गया। ये उल्टा चल रहा है डेट, इसलिए उल्टी लिखी हुई है, ये मत सोचना सर गलत लिखा हुआ है। 1321 में पैदा होगा तब तो 13 से नहीं, ये एनी डोमिनी के बाद समय, पहले उल्टा चलता था समय। तो 20 साल आप देख रहे हैं, इस 20 साल में ही जो है वो पैदा हुआ और फिर बड़ा हुआ और राजा बना और खत्म हुआ। 20 साल में सब कुछ हो गया। उसकी ही कहानी है ये, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, मजेदार भी है। क्या
हिस्ट्री हम पढ़ते ही इसीलिए ताकि हम आने वाले कल को सुधार सकें। हिस्ट्री में हमें बहुत सी चीजें पता चलती हैं। देन समटाइम द फैक्ट्स आर वेरी अमेजिंग एंड अमेज्ड, बहुत ही अमेजिंग होते हैं, अमेज करते हैं हमको, एस्टनिशमेंट हमारे अंदर लाते हैं, भौचक्का कर देते हैं कि अरे ऐसा भी था इतिहास में, है ना। आए दिन डिस्कवरीज की जाती हैं। इन्वेंशन करना एक अलग चीज है, डिस्कवरीज की जाती हैं। तो उसकी जो क्या नाम, उसके मकबरे की खोज करी गई, उसकी कब्र की खोज करी गई, तो उसी को डिस्कवरिंग लिखा गया। और टट नाम का एक शासक था, उस शासक के बारे में कहानी है, थोड़ा सा जानेंगे। ये कि बर्थ हुई 1341 में, डेथ हुई 1321 में। इसकी मम्मी को डिस्कवर किया गया 1922 में सबसे पहले, ठीक है, बाई हावर्ड कार्टर। हावर्ड कार्टर नाम के व्यक्ति ने, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड के थे, इन्होंने सबसे पहले इसको क्या किया, डिस्कवर किया। फिर मम्मी को रीडिस्कवर्ड या एनालाइज किया, फिर से एनालाइज किया गया उसको 1968 में बाय एन एनाटॉमी प्रोफेसर। एनाटॉमी प्रोफेसर का मतलब हुआ वो व्यक्ति जो शरीर की संरचना का स्टडी करता है, उस व्यक्ति को एनाटॉमी प्रोफेसर कहा जाएगा। या एनाटॉमी का मतलब हुआ शरीर की संरचना की स्टडी, है ना। बहुत से अलग अलग तरह के स्टडी होते हैं, जैसे कभी दांतों की स्टडी है, कभी संरचना पूरी बॉडी की स्टडी है ना। बहुत सी बीमारियों की स्टडी अलग अलग होती है, कैंसर की स्टडी करने वाले को, किसी बीमारी की स्टडी करने वाले को, तो अलग अलग शास्त्र हैं। तो उसी में एक एनाटॉमी भी एक शास्त्र टाइप का है, जिसे हम कह सकते हैं मतलब स्टडी है, जो कि हमारे बॉडी की बनावट की स्टडी होती है। इसके एक प्रोफेसर ने इसको 1968 में एक बार फिर से एनालाइज किया, दोबारा से जानने की कोशिश करी कि आखिर कौन था, क्या क्या किया, कब मरा, कब जिया, इन सारी बातों के ऊपर स्टडी होती चली आ रही है। हम लोगों ने मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में, अपनी हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, है ना, लोथल जैसे प्लेसेस भी अपने भारत के ही, जो सिंधु घाटी नदी सभ्यता मानी जाती है, तो वहां पर हम लोगों ने डिस्कवरी क्यों करी। हमें पहले जब डिस्कवरी करते हैं तो उनसे हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं और आगे बढ़ने को हमें सफलता मिलती है और आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि इतिहास से हमें लेसन मिलता है और तब हम आगे फ्यूचर में काम कर पाते हैं, इसलिए डिस्कवरीज करी जाती हैं इस तरह की। फिर 5 जनवरी सन 2005, अभी 16 साल पुरानी बात है, लगभग 16.5 साल, मम्मी अंडरवेंट अ सिटी स्कैन। सिटी स्कैन, भाई जाहिर सी बात, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी थी सन 2000 तक, तो सिटी स्कैन आपने सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसका मतलब कंप्यूटर टोमोग्राफी ये एक बड़ी सी मशीन होती है जिसके अंदर जो है पूरी बॉडी को एंटर किया जाता है और स्लोली ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज एनालाइज्ड एंड डिस्कवर्ड इफ समथिंग इज डैमेज्ड और नॉट। बॉडी में कोई डैमेज पार्ट है या बॉडी में कोई बीमारी है या नहीं, इस चीज की स्टडी को हम सिटी स्कैन कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ बच्चे सोचते हैं कि सर को ही सिटी स्कैन किया जाता है, नहीं, पूरी कंप्यूटर टोमोग्राफी करी जाती है, पूरी बॉडी की होती है वो सिटी स्कैन। तो उसकी बॉडी को सिटी स्कैन किया गया कब, सन 2005 में, ठीक है। अब हम लोग कहानी पे चलेंगे, उससे पहले एक चीज और बता दें, कहानी आपकी रिवर्स में चलेगी। कहानी आपकी कैसे चलेगी, रिवर्स में चलेगी, ठीक है। ये जन्मा और जन्म के 11 साल में ही ये राजा बना और 11 साल के बाद 19 से 20 साल में इसकी मौत हो गई। तो लगभग 8 से 9 साल इसने शासन किया अपने इजिप्ट पर। और सबसे पहले कहानी जो स्टार्ट होती है वो उल्टी चलती है 2005 से, फिर आएगा 1968 की बात आएगी, फिर लास्ट में 1922 की बात आएगी। बहुत लंबा चैप्टर नहीं, लेकिन फिर भी 2 सेशन इसके लिए हम लेंगे क्योंकि आराम से आपको समझ में आए। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द चैप्टर। ये चैप्टर के पूरे इंफॉर्मेशन थी जो कि आप ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, क्योंकि लैंग्वेज है, अब की बार जो चैप्टर है बड़े अजीबोगरीब उसकी लैंग्वेज है। चलिए फिर भी कोशिश करेंगे आसानी से समझाने की। तो ये अबाउट द उसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए समरी देखते हैं भाई। बहुत से बच्चे कहते हैं समरी क्यों नहीं लाते, समरी देख ली, डिस्कवरिंग टट, समरी देख ले इसको, फिर हम लोग चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। तो आज के चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूस इज अ चैप्टर दैट गिव्स एन इन डेप्थ इनसाइट ऑफ टुटनखामन। एक टुटनखामन नाम का जो है एक व्यक्ति था जो कि राजा था अपनी उस रॉयल फैमिली का। ये एक चैप्टर है जो कि हमें इन डेप्थ, उसकी गहराई में उसकी जानकारी, इनसाइट ऑफ टुटनखामन द लास्ट रूलर ऑफ द पावरफुल फराओ डायनेस्टी। मतलब फिरौन की डायनेस्टी का एक लास्ट रूलर था, लास्ट शासक था। फिरौन एक डायनेस्टी थी, है ना, फराओ एक डायनेस्टी थी, वंश था in Egypt. He was a teenager when he died and his death was a mystery. वो एक टीनेजर ही था जब वो खत्म हो गया, मर गया, और उसकी एक मौत जो डायनेस्टी, जो उसकी जो मौत थी वो एक मिस्ट्री बनकर रह गई। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है बेटा, रहस्य बनकर रह गई। क्या हो गया, रहस्य।
ठीक। सम स्पेकुलेटेड दैट ही वाज मर्डर्ड, बहुत से लोग स्पेकुलेट करते हैं, स्पेकुलेट का मतलब होता है अंदाजा लगाना, आकलन करना, गणना करना, स्पेकुलेशन मतलब अंदाजा लगाना, ठीक है, लिखते जाना, अंदाजा लगाना, ये नहीं लिखना, अंदाजा लगाना, अंदाजा लगाना, ये लगाया, यहाँ पर जो है पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया गया, लगाया, अंदाजा लगाया गया दैट ही वाज मर्डर्ड, कि उसका मर्डर किया गया। जो भी हो रीजन आप आगे देखें। He ruled in Egypt and its empire for centuries. He ruled in Egypt. उसने इजिप्ट में शासन किया, in its empire for centuries. और उसके जो पूरी डायनेस्टी थी कई सेंचुरी, सैकड़ों सालों तक। वैसे ऐसी बात आपने भारत में भी देखा कि मुस्लिम आक्रम जो क्या बोलते हैं आक्रांता या आक्रमणकारी सालों तक नहीं, सेंचुरीज तक रहे। उसके बाद एक मुगल शासन बहुत ही फेमस शासन रहा है मुसलमानों का भारत पे, तो उस दरमियान हिंदुस्तान में चीज़ें कुछ सुदृढ़ हुई और बहुत सी चीज़ें हिंदुस्तान को मिली आफ्टर द मुगल केम। जब मुगल आए तो उस टाइम पर इतना ज़्यादा डेवलप ना हुआ था, मतलब जो चीज़ें आज हम लोग देखते हैं, इतिहास की चीज़ें, खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें, इमारतें देखते हैं, वो सब मुगलों की, 90% मुगलों की ही देन है। तो लगभग 2 सेंचुरीज तक मुगलों ने भी शासन किया। आई थिंक मेरे ख्याल से हम अगर गलत नहीं है 58 2 सेंचुरी से ज्यादा ही, है ना, 2 सेंचुरी से ज्यादा ही मुगलों का शासन रहा भारत में, ऑलमोस्ट, है ना, आधे भारत पर तो मुगलों का ही शासन था। 1526 से लेकर 1857 तक के बीच में मुगल ही शासन करते रहे, कभी क्रूर तरीके से तो कभी नरमियत से, जो भी हो स्टडी में आप पढ़ सकते हैं इतिहास में। तो उसके जो एम्पायर था सेंचुरीज, कई दशकों तक, कई शताब्दियों तक उसके जो डायनेस्टी थी उसने शासन किया। इन 1922, ये अभी समरी है बेटा, इसको चैप्टर से मत मैच करना, सर मिल नहीं रहा है, सर मिल नहीं रहा है, ये मत कहना। इन 1922 हिज टॉम वाज डिस्कवर्ड बाय हावर्ड कार्टर। उसका 1922 में मतलब 1922 में उसका जो टॉम है हावर्ड कार्टर नाम के व्यक्ति के द्वारा खोजा गया, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो खोज करता होते हैं। आप आर्कियोलॉजिस्ट एग्जैक्टली मीनिंग कभी कभी नहीं आती है, हाँ, पुरातत्वविद, हाँ एकदम याद आया, पुरातत्वविद, इसे आप लिख सकते हैं पुरातत्वविद, ठीक है, पुरातत्वविद, जो कि पुरानी चीजों की खोज करता होते हैं, उन्हें हम पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। आफ्टर 80 ईयर्स, लगभग 80 साल के बाद, ही वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस फॉर सिटी स्कैन। लगभग 80 साल के बाद, उसकी मौत के 80 साल के बाद, लगभग 80 नहीं, आप मान सकते हैं कि 78 तो वो हो गया, 5 साल वो, तो लगभग 82-83 साल के बाद इसमें 80 साल लगभग लिखा है, ठीक है। आफ्टर 80 ईयर्स ही वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जहां पर वो रेस्ट कर रहा था, मतलब कब्रगाह से, कब्र से निकाल के सिटी स्कैन ऑफर्स टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ एंड डेथ बाय क्रिएटिंग अ फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। तो फिर 2005-2000 तक जो है भारत और पूरी दुनिया ही एक साइंटिफिक डेवलपमेंट में बड़ी आगे बढ़ चुकी थी, साइंस का डेवलप हो चुका था, मेडिकल साइंस का डेवलप हो चुका था। तो फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू जो है, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन थ्रू जो है उसकी स्टडी करी गई कि इस व्यक्ति की जो मौत है वो किस तरीके से हुई, ये जानने की कोशिश करी गई। फॉरेंसिक, आपने ये वर्ड मेरे ख्याल से, अगर आपने जो है सोनी टीवी देखते होंगे तो उस पर एक सीरियल आता है, क्या नाम, CID, उसमें ये वर्ड कई बार यूज होता है, फॉरेंसिक लैब में ले चलो, फॉरेंसिक, जहां पर किसी भी व्यक्ति के मरने की, मतलब क्राइम के बाद जो स्टडी करी जाती है जिस डेड बॉडी की, उस स्टडी को हम फॉरेंसिक स्टडी कह सकते हैं, ठीक है, उसे हम फॉरेंसिक स्टडी कहते हैं। जांच परीक्षण, मतलब मृत्यु के बाद जब स्टडी करी जाती है तो फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन उसे कहा जाता है। तो उसकी बॉडी की फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन करना था, ठीक है, उसकी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए। टर्च फादर और ग्रैंडफादर Amenhotep was a very powerful pharaoh who ruled over a period of 40 years. उसके जो फादर और या ग्रैंडफादर लगभग माना गया, उसके जो फादर थे या जो ग्रैंडफादर थे, Amenhotep III। अब ये नाम है, कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे। Amenhotep III लगभग 40 साल एक बहुत ही पावरफुल फराव थे। पावरफुल, जैसे हम लोग ने कहा पावरफुल मुगल, जैसे औरंगजेब एक मुगल था, बाबर एक मुगल था, है ना, तो वैसे ये पावरफुल फराव थे। फराव एक डायनेस्टी थी, सॉरी, ठीक है। Who ruled over a period of 40 years. His son, उसका जो बेटा था Amenhotep IV, thrived him and began the strangest period in the history of Egypt. उसे thrived कर दिया, उतार दिया अपने पिता को। उसके बाद फिर जो, जैसा कि आपने सुना होगा, औरंगजेब ने भी अपने पिता शाहजहां को जो है धमका करके और फुसला कर, जैसे भी धमका कर गद्दी से उतार दिया था।
तो उसी तरीके से इन्होंने भी अपने पिता एमेनहॉटेप फोर्थ जो कि बेटे थे एमेनहॉटेप थर्ड के बेटे थे, इन्होंने उतारा एंड देन इन्होंने फिर रूल स्टार्ट कर दिया इजिप्ट पर। ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन, एटन की वर्शिप को उन्होंने प्रमोट किया। एटन क्या होगा बेटा? द सन डिस्क, मतलब एक गॉड ऑफ सन, आप मान गॉड ऑफ सन। जैसे हमारे हिंदुओं में भी बहुत से देवताओं के अलग अलग नाम है, तो इसी तरह इजिप्ट मैथोलॉजी में, ग्रीक मैथोलॉजी में भी अलग अलग तरह के नाम है कि ये पवन देवता है, तो ये सूर्य देवता है, तो ये है ना, उनके नाम अलग अलग दिए गए, आप सभी जानते हैं। तो उसी में द सन डिस्क का मतलब जो सन ऑफ गॉड है, सन ऑफ गॉड, कौन सन ऑफ बेटा? ये SUN मत लिखना बेटा, ठीक है? हाँ, गॉड ऑफ सन हमने उल्टा बोल दिया, गॉड ऑफ सन, सूर्य के देवता, सूर्य के देवता, सूर्य के देवता। एटन को बड़ा प्रमोट किया इन्होंने। भाई पुराने जमाने में हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत चीजों की पूजा करी जाती रही, उसके बाद फिर धीरे धीरे आज परिवर्तन आया, आज लोग बहुत ही कम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पहले जमाने में इस चीज का जो है हर एक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखता था। मॉडर्नाइजेशन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हर इंसान इतना व्यस्त हो चुका है कि उसे भगवान के लिए समय नहीं मिलता। बहरहाल तो जो सन डिस्क है इनको बहुत प्रमोट किया कि इनकी पूजा की जानी चाहिए। ही चेंज्ड हिज नेम टू अखेनाटन मीनिंग सर्वेंट ऑफ द एटन्स। उसने अपना नाम जो है, क्या नाम था उसका बेटा? एमेनहॉटेप से चेंज कर लिया। किसमें चेंज किया? एखेनाटन में। अब ये बड़े अजीबोगरीब वर्ड है जो कि इजिप्शियन वर्ड है, तो इसको प्रोनाउंसिएशन आप करिए एखेनाटन, जिसका मतलब होता है मीनिंग सर्वेंट ऑफ एटेंस, एटेंस का नौकर, एटेंस का सर्वेंट, है ना। He also moved the religious capital from Thebes to the new city of Akhenaten called Amarna। नई सिटी बताई उन्होंने और एक कैपिटल इसको बनाया। पहले उनकी कैपिटल क्या थी? थीब्स, थीब्स थी उनकी कैपिटल। जैसे कि हमारे देश में भी कई बार कैपिटल बदली जा चुकी, कलकत्ता बनी, उसके बाद कुछ समय के लिए इलाहाबाद भी बनी थी, कुछ समय के बाद न्यू दिल्ली, मतलब फिर 1911 से आई थिंक न्यू दिल्ली बनी है और आज तक न्यू दिल्ली ही कैपिटल रही देश की, है ना। तो मुगलों ने भी अपनी कैपिटल कई बार बदली, उससे पहले जो गुलाम वंश था उन्होंने अपनी कैपिटल कई बार बदली। बहरहाल ये सारी चीजें हैं, तो उसने भी अपनी कैपिटल बदल ली। फर्दर ही अटैक्ड एमन अ गॉड, स्मैश्ड हिज इमेजेस। फिर एक गॉड थे एमन नाम के, उनके ऊपर अटैक किया। फर्दर ही अटैक्ड एमन अ गॉड, एक गॉड थे, स्मैश्ड हिज इमेजेस, उसकी जो है मूर्तियों को तोड़ा। एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल, और उसकी मंदिरों को निस्त नाबूद कर दिया। अब यहाँ बात आ जाती है बेटा, जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर हम आए दिन, क्योंकि हम इंडिया के मिसाल से ले रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वेरिएशन हमारे इंडिया में ही है, इसलिए सबसे बेहतर एग्जांपल इंडिया से ही देखे जा सकते हैं। अब किसी एक व्यक्ति को कोई भगवान नहीं पसंद, किसी दूसरे व्यक्ति को वो भगवान नहीं पसंद, उस व्यक्ति को ये भगवान नहीं पसंद, कोई हिंदू को नहीं पसंद करता, कोई मुस्लिम को नहीं पसंद करता, कोई बाइबल को गाली बकेगा तो कोई कुरान को पसंद नहीं करता। तो ये वेरिएशन भी है, फिर भी हम हिंदुस्तानी हैं कुल मिलाकर। तो उसी तरीके से उसको जो है ये एमन नाम के जो गॉड थे, इनकी पूजा करना गलत लगा और उसने इसके ऊपर अटैक किया और सारे जो आइडल्स थे, आइडल्स का मतलब जो मूर्तियां थी भगवान की, सबको तोड़ डाला। अनदर मिस्टीरियस रूलर सक्सीडेड हिम हु डाइड सून। फिर एक मिस्टीरियस रूलर, मतलब उसके कुछ दिनों के बाद ही एक नया रूलर आया, उसने सक्सीड किया, मतलब उसके बाद वो राजा बना और जल्दी ही मर गया। नेक्स्ट टूटनखामन आल्सो नोन एज टुट, उसके बाद टूटनखामन आए और फिर उनको टूटनखामन जो है टुट नाम से या टुट नाम से जाने गए। सैट ऑन द थ्रोन एंड रूल फॉर 9 years, लगभग वो थ्रोन पर मतलब काबिज हुए अपने उस राजगद्दी पर, लगभग 9 सालों तक उन्होंने शासन किया इजिप्ट में। फिर ही वर्शिप्ड गॉड एमन, उसने फिर से एमन नाम के गॉड, जिसको वो उसके जो फोर फादर थे उसने जो नेस्त ताबूत कर दिया, उन्होंने फिर एमन नाम के जो भगवान थे उसकी पूजा करना शुरू करी इन द ओल्ड वेज। हाउएवर ही डाइड मिस्टीरियसली, हालांकि वो बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मर गया मिस्टीरियसली। व्हेन टट्स ममीफाइड बॉडी वाज डिस्कवर्ड, जब टुट की जो बॉडी है, ममीफाइड बॉडी, ममीफाइड का मतलब मम्मी बनाकर जो बॉडी रखी गई, इसलिए इसे ममीफाइड लिखा गया वर्ब के रूप में। जो ममीफाइड बॉडी को डिस्कवर किया गया, he was laid with lots of gold, तो उसकी बॉडी के साथ क्या क्या मिला पता है? lots of gold, wealth and everyday items like a bronze razor, everyday items like a bronze razor, जैसे उसकी बॉडी के साथ साथ क्या क्या रखा गया? like a bronze razor, उस्तरा, रेजर का मतलब उस्तरा है यहाँ जो है ना, ब्लेड को भी आप मान सकते हैं ब्रॉन्ज रेजर। कुछ गेम्स नहीं यहाँ पर लिखा है, जेम्स होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ जेम्स, मेरे ख्याल से स्पेलिंग ये होगी जेम्स। जेम्स क्लोथ्स
केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, शराब और खाने के कुछ आइटम रखे गए। कार्टर डिस्कवर्ड हिम आफ्टर सर्चिंग फॉर मेनी ईयर्स, कार्टर ने इसको कई सालों के ढूंढने के बाद इसको सर्च किया और फाइंड आउट किया, और उसकी लाश के अंदर जो बॉक्स था, जिस बॉक्स में उसकी लाश रखी गई, उस लाश में कई तरह की चीजें थी, उसमें शराब की बोतलें, खाने का सामान, कुछ जेम्स थे, जितने भी ज्वेल्स थे। ऐसा माना जाता था फराओ डायनेस्टी में कि आफ्टर डेथ जैसे हिंदुइज्म में मानते हैं पुनर्जन्म, है ना, माना जाता है पुनर्जन्म, और पिछला जन्म माना जाता है कि पिछले जन्म में जरूर इसने कुछ ना कुछ वो किया है, और अगला जन्म भी माना जाता है कि ये जो इंसान मरता है फिर उसकी रूह किसी दूसरे शरीर में आती है, फिर वो वापस इस संतान में भेजा जाता है, ये तुम्हारे कुछ पुराने कर्मों की सजा मिल रही, इस तरह की बातें तो हमारे यहाँ जब जानते हैं। तो यहाँ इस डायनेस्टी में भी एक पुनर्जन्म की बात होती है, लेकिन ये आफ्टर डेथ की बात करते हैं, पिछले डेथ की, मतलब बिफोर डेथ की बात नहीं करते, कि बिफोर बर्थ की बात नहीं करते कि इस जन्म से पहले भी हमारा एक जन्म हो चुका है। ये कहते हैं हमारे मरने के बाद एक जन्म और होगा जो कि आगे होगा, और वो भी किसी दूसरे संसार में होगा। तो इसलिए जब उस संसार में हम जाएं तो उस संसार में जितनी भी आवश्यक चीजें हैं इस संसार की, वो मेरे साथ रखा जाए। इसीलिए इनकी जो ताबूत कैफीन है, जिसे हम ताबूत कहते हैं, कैफीन है ना, उस कैफीन में सारी जितनी भी चीजें थी, कुछ कपड़े थे, कुछ जेम्स थे, जेम्स का मतलब वही आइटम्स जो मतलब नगीने ज्वेलरी आइटम्स, केसेस ऑफ फूड और वाइन, इन सारी चीजों को उसमें रख दिया जाता था। कार्टर डिस्कवर्ड, सो आफ्टर रिसर्चिंग ऑन द ट्रेजर्स, जब ट्रेजर्स पर रिसर्च की गई, जितना भी खजाना था ट्रेजर्स, ही डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स लिखा हुआ है। उसने कॉफिन्स को जो है तोड़ने की और खोलने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत हजारों साल पुरानी बात है, कब ईसा मसीह के जमाने की बात है, कब ये 1922 की बात है, उसने 1922 में ये सब किया। Some parts of the treasures in the tomb were already looted, तो उसने देखा कि इसमें तो बहुत से पार्ट्स ट्रेजर्स के, बहुत सी चीजें लूटी जा चुकी हैं पहले से, उसे ये ज्ञात हुआ। His tomb was a rock cut, इसकी जो tomb थी वो रॉक कट 26 फीट अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे 26 फीट थी, एंड which had wall paintings, उसके अंदर कुछ वॉल पेंटिंग्स बना दी गई थी। On the outer coffin जो मतलब बाहरी वाला हिस्सा था, कॉफिन का बाहरी वाला हिस्सा, टच फेस वॉज गिल्डेड, तो टच के फेस को गिल्ड किया गया था। गिल्ड का मतलब होता है गोल्ड की परतें लगाना, गिल्ड का मतलब है सुनहरी चादर, सुनहरी चादर, सुनहरी चादर। टच का फेस जो है वॉज गिल्डेड, सोने से लपेट दिया गया था। इन द फर्स्ट कॉफिन, उसकी जो लाश थी कई कॉफिन में रखी गई, कई कॉफिन का मतलब वो ताबूत, एक ताबूत उसके ऊपर दूसरा ताबूत फिर तीसरा ताबूत। तो इन द फर्स्ट कॉफिन ही फाउंड द गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव्स, उसमें पहला जब उसने कॉफिन खोला तो उसमें पहले कॉफिन में ऑलिव एक पेड़ होता है, जैतून होता है ना, जैतून का पेड़, उसकी कुछ गार्लैंड्स मालाएं उसे प्राप्त हुई। लोटस पीटल्स, मतलब लोटस का मतलब क्या होता है, कमल, हाँ, कमल के कुछ पत्तियां, कमल के फूल की कुछ पत्तियां उसे प्राप्त हुई। एंड कॉर्नफ्लावर, ठीक है, इट शोड दैट ही वाज बरीड इन द मंथ्स ऑफ मार्च। और इससे ये पता चला, देख लीजिए, अब इसे रिसर्चर्स की बुद्धि कहते हैं, जब ये कमल की पत्तियां उसे मिली, अब ये सच हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 1922 में इसको डिस्कवर किया गया। बट आप बताइए कि क्या लगभग 3-3.5 हजार साल पुरानी कमल की पत्तियां अपना अस्तित्व नहीं खो सकती हैं? लेकिन अब चूंकि इसमें लिखा हुआ है कि उन्हें ये प्राप्त हुई 1922 में, जब स्टडी करी, हो सकता है क्योंकि वो बंद थी, है ना, जब कोई भी ऐसी चीज जो सड़ सकती है, वह पत्तियां वो भी सड़ के खत्म हो जाती हैं, लेकिन अगर उसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, मतलब अगर वो पानी और हवा के संपर्क में नहीं आ रही, तो हो सकता है वो प्रिजर्व रहे। तो उसको ये पता चला कि जो ऑलिव की पत्तियां की, जो ऑलिव के फूल होते हैं, उसके गार्लैंड्स उसे उस फर्स्ट कॉफिन में मिली। उसके अलावा जो है उसे लोटस पीटल्स, मतलब कमल की पत्तियां भी प्राप्त हुई। उसने ये अंदाजा लगा लिया कि ये लगभग मार्च और अप्रैल की बात होगी, तभी उस समय जो है लोटस और ये जो ऑलिव होता है उस समय ही जो है ग्रो होता है। द थर्ड एंड द फाइनल कॉफिन पुट कार्टर इनटू ट्रबल, जो थर्ड वाला और फाइनल कॉफिन था जो है उसमें बड़ी प्रॉब्लम हुई। किसको? कार्टर को। The resin used to cement to the bottom of the solid gold coffin was hardened enough, making it impossible to move. अब ध्यान देने वाली बात है, रेजिन क्या होता है बेटा? वो जो चीड़ का पेड़ होता है उसमें एक
गम निकलता है, जैसे गम बनाया जाता है, एक लिबलिबा, एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उससे गम बनाया जाता है। गम वाला गम नहीं, उसे गम कहते हैं, गम, है ना। और उसके अलावा आप देखा होगा, अगर हम गलत नहीं है तो सैजन एक सब्जी होती है लंबी लंबी सी, है ना, उसके पेड़ में भी एक गम रेड कलर का जो है लिबलिबा सा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उससे भी गम बनाया जाता है, ध्यान रहे। तो रेजिन उसे ही कहते हैं। यूज्ड टू सीमेंट, तो उसको यूज किया गया था इसको सीमेंटाइज करने के लिए, मतलब कठोरता प्रदान करने के लिए इस मम्मी को। टच टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन, टू द बॉटम ऑफ द गोल्ड सॉलिड, जो गोल्ड सॉलिड कॉफिन था उसमें एकदम जमाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया गया था, ताकि ये हिले हिले नहीं। हार्डन इनफ मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू मूव, इतना ज्यादा हार्ड हो चुका था कि अब उसे हिलाना बहुत मुश्किल हो गया था। ही पुट द कॉफिन इन द सन फॉर सेवरल आवर्स, उसने सोचा चलो सूरज की रोशनी में कुछ घंटों तक रखेंगे, इसकी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हो सकता है ये मुलायम हो जाए। इन द होप फॉर द रेजिन टू लूजन अप, बट इट डिड नॉट वर्क, लेकिन उससे काम नहीं हुआ। फाइनली ही रिमूव्ड द रेजिन विद द हेल्प ऑफ चिजल एंड हैमर, आखिरकार उसे चिजल और हैमर मतलब हथौड़ा और छेनी से जो है उसे काटना पड़ा उसकी बॉडी को। अब उसे रिसर्च करना था, कुछ भी हो। कैटर फेल्ट ही डिड नॉट हैव एनी अदर चॉइस एज टू इफ ही हैडंट कट द ममी, अब उसके पास उसे ये मालूम हुआ कि अगर उसने ऐसा नहीं किया, कोई चॉइस ही नहीं है ना, कोई चॉइस नहीं है, तो अगर उसने मम्मी को जो है कट नहीं किया, इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब, मतलब जो अंग से अंग को कट नहीं किया, थीव्स वुड हैव लूटेड द गोल्ड, तो जो है थीव्स जो चोर हैं वो पूरा गोल्ड इसमें जो लगा हुआ है वो चुरा ले जाएंगे। थीव्स वुड हैव लूटेड द गोल्ड। हिज मेन फर्स्ट रिमूव्ड हिज हेड, उसके आदमियों ने सबसे पहले उसका सर अलग किया। देन दे कट ऑफ एवरी जॉइंट, उसके बाद एवरी जॉइंट, हर एक जॉइंट को अलग अलग किया गया। आफ्टर रिमूविंग द बॉडी पार्ट, सारे बॉडी पार्ट्स को जब अलग कर लिया गया, चिजल, चिजल का मतलब छेनी हथौड़ी समझ रहे हैं ना, छेनी हथौड़ी जब अलग कर लिया गया, दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स एंड पुट इट एट द ओरिजिनल प्लेस, ठीक है। दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड, फिर उसने सैंड के ऊपर रख दिया इन अ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स में, एंड पुट इट एट द ओरिजिनल प्लेस, और उसमें लकड़ी के बॉक्स में उसको लगा करके रख के फिर उसने उसी जगह पर दफन कर दिया जहां पर ये गड़ा हुआ था। आपको पता चला कि शायद वो खुद ही चुराए उड़ाए आने वाले थे, या शायद चुरा उड़ा के खुद ही ले गए हों, है ना, ये बात हुई। जस्ट अ मिनट, चलिए 1-2 चैप्टर और हैं, 2 स्लाइड हैं, उसके बाद हम लोग आज की इस वीडियो को बहुत काफी नहीं रखेंगे। इन 1968, लगभग 1968 में, द ममी वाज एक्सरेड बाय एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे, उन्होंने 1968 में, क्या नाम है वो नाम नहीं दिया यहाँ पर, रिवील किया फ्यू फैक्ट्स, उन्होंने कुछ फैक्ट्स के बारे में जानकारी दी, कुछ तथ्य इसके बारे में बताए। किसके बारे में बताए? कुछ तथ्य इसके बारे में बताए। His breastbone and front ribs were missing, उन्होंने बताया कि अरे इस फ्राउ की, मतलब इस टुट नाम के जो किंग है, इस किंग की जो पसली है यहां पर वो मिसिंग है। His breastbone, breastbone का मतलब सीने का ये जो बोन होती है वो मिसिंग है, या फ्रंट रिब्स फ्रॉम मिसिंग, ठीक है, रिब्स का मतलब ये पसलियां। लेटर ऑन जनवरी 5, 2009, लगभग 5 जनवरी 2009 को टट वाज टेकन फॉर सिटी स्कैन, कहीं 2009 लिखा है तो कहीं 2005 भी लिखा है, इसलिए हमने शायद वहां 2005 लिख दिया था। लेटर ऑन जनवरी 2009 टट वाज टेकन फॉर सिटी स्कैन, मतलब कंप्यूटर टोमोग्राफी, a scan which takes hundreds of x-rays and creates a 3-dimensional image। आपने सुना होगा कि x-rays जब किया जाता है तो कुछ डायमेंशन, मतलब जो रेज होती हैं बहुत ही हाई डिग्री पर, हाई लेवल पर रेज आपके शरीर के अंदर पहुंचाई जाती हैं, जिससे कि पूरी पिक्चर्स टीवी, मतलब जो कंप्यूटर पे होती है, स्क्रीन पर दिखाई देती है। और जो सिटी स्कैन होता है ये इतनी ज्यादा हाई रेज होती हैं, कहते हैं टेक्स हंड्रेड्स ऑफ एक्स-रेज, सैकड़ों एक्स-रेज। अब साइंस वाला टीचर ज्यादा बेहतर समझाएगा कि एक्स रेज क्या है और जेड रेज और वाई रेज वॉट एवर। तो अब एक्स रेज जो होती हैं, रेज का मतलब तो किरणें होता है, तो इन किरणों को उसके थ्रू पहुंचाया जाता है बॉडी में। दैट क्रिएट्स अ 3-डायमेंशनल इमेज, जो कि एक 3-डायमेंशनल, एक जिसे कहते हैं ना कि 3D इमेज, है ना। 3-डायमेंशनल का मतलब 3D इमेज जो है क्रिएट करता है, और इससे बहुत ही स्टडी, इससे अच्छी खासी स्टडी करने में मदद मिलती है, किसी भी बॉडी पार्ट्स के बारे में या पूरी बॉडी के बारे में
कोई व्यक्ति कैसे कहाँ पर चोट लगी है, उसके साथ क्या हुआ है, कहाँ पर दाग हैं, अंदरूनी कहाँ चोट लगी है, उस सिटी स्कैन के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। द नाइट ऑफ द स्कैन द वर्कमैन कैरीड हिज बॉडी फ्रॉम द टॉम इन अ बॉक्स। उस रात, द नाइट ऑफ द स्कैन की रात में, द वर्कमैन कैरीड हिज बॉडी फ्रॉम द टॉम इन अ बॉक्स में वो लेकर आए थे। They climbed ramp and stairs and lifted it on a hydraulic trailer that held the scanner. They climbed ramp पर ले गए, चढ़ाया, रैंप होता है ना हॉस्पिटल में बना हुआ है, and stairs and lifted it on a hydraulic trailer, अरे मतलब वो जिसके ऊपर बॉडी को ले जाया जाता है, that held the स्कैनर उस पर लगा था। The scanner stopped working which paused the procedure। जो स्कैनर था वो एकदम अचानक से स्टॉप हो गया, पॉज द प्रोसीजर। अब वो स्टॉप हो गया तो पूरा प्रोसीजर जो सीटी स्कैन का था वो भी रुक गया। आफ्टर यूजिंग अ पेयर ऑफ स्पेयर फैंस, कुछ फैंस को चलाने के बाद जो है द स्कैन वाज फाइनली डन, स्कैन पूरा हुआ। आफ्टर 3 आवर्स हिज बॉडी वाज टेकन बैक टू हिज टॉम वेयर हिज बॉडी इज रेस्टिंग इन पीस। फिर वापस 3 घंटे के स्कैन के बाद उसकी बॉडी को वहीं पर रख दिया गया। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। ये टेट की पूरी समरी थी जो कि आपने समझा कि उसकी बॉडी की स्टडी करी गई। अब इसका जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और क्योंकि फिर ये अगर अभी स्टार्ट कर दिया तो फिर ये 1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी, लगभग 1 घंटा 20 मिनट, जो कि इतना समय भी नहीं होगा। तो आई होप कि आप इसकी समझ गए होंगे समरी, और समरी समझने पर अब आपका जो ट्रांसलेशन होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, वो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं पैदा करेगा, है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन। स्टे कनेक्टेड टू अस। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू सो मच।